आज 23 फरवरी 2026 है और टेक की दुनिया में हर दिन, बल्कि कहना चाहिए हर घंटे कुछ ना कुछ नया आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। कभी कोई नया जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लॉन्च हो जाता है, तो कभी एआई का कोई नया टूल रातों रात इंडस्ट्री के काम करने का तरीका ही बदल देता है। और इस लगातार बदलते माहौल में, मतलब इस शोर शराबे के बीच, नई तकनीकों को ट्रैक करना और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए इस विस्तृत चर्चा का मिशन बिल्कुल साफ है, जानकारी के इस भारी बोझ से बचाते हुए एक शॉर्टकट तैयार करना। हाँ, ताकि अलग-अलग स्रोतों से सबसे काम के और गहराई वाले तथ्य निकालकर बिना घंटों बर्बाद किए एक सॉलिड समझ बनाई जा सके। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। एक ऐसी तकनीक जिसके बारे में टेक कम्युनिटी पिछले एक दशक से कह रही है कि ये तो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी बयां करती है। हम बात कर रहे हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग भाषा की, जिसके इस गहन विश्लेषण के लिए हमने 3 बेहतरीन स्रोतों का इस्तेमाल किया है। पहला है अमन बाइट्स यूट्यूब चैनल का क्रैश कोर्स वीडियो लर्न पीएचपी लैंग्वेज इन 10 मिनट्स। दूसरा है फायरशिप का मशहूर वीडियो पीएचपी इन 100 सेकंड्स। और तीसरा एक बहुत ही शानदार लेख है जिसका नाम है मॉडर्न वेब डेवलपमेंट, द रेजिलिएंट सिनर्जी ऑफ पीएचपी एंड लारावेल। इन स्रोतों में इस भाषा के मिथक और सच्चाई दोनों को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये विषय टेक इंडस्ट्री का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। इंटरनेट पर किसी भी डेवलपर फोरम में चले जाइए, एक मीम हमेशा देखने को मिलेगा कि पीएचपी मर चुकी है। हाँ, जब भी कोई नई भाषा जैसे कि नोड.जेएस या गो बाजार में आती है तो सबसे पहली भविष्यवाणी यही होती है कि अब इसका खेल खत्म। लेकिन जब हम नैरेटिव से हटकर असली डेटा और इंटरनेट के रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर को देखते हैं तो तस्वीर एकदम अलग है। फायरशिप के वीडियो और W3 टेक के हालिया डेटा के मुताबिक आज भी इंटरनेट की लगभग 78.5 से 79% वेबसाइट्स पीएचपी का ही इस्तेमाल करती हैं। 79% ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इंटरनेट का लगभग 80% हिस्सा आज भी इसी के कंधों पर टिका हुआ है। बिल्कुल। और जब 80% की बात होती है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसमें सिर्फ पुरानी या लेगेसी वेबसाइट शामिल है। हाँ, अक्सर लोग यही मानते हैं कि सिर्फ वर्डप्रेस के पुराने ब्लॉग्स ही इस पर चल रहे होंगे। ये बहुत ही आम गलतफहमी है। बेशक वर्डप्रेस दुनिया की करोड़ों वेबसाइट्स को पावर देता है, लेकिन बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। इंटरनेट के सबसे बड़े दिग्गजों की बात करें तो विकिपीडिया, जहां दुनिया भर की जानकारी होस्ट होती है, वो भी इसी पर है। और फ्लिपकार्ट जैसा विशाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी, जो हर सेकंड हजारों ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। यहाँ तक कि फेसबुक जैसी मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी का बेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आज भी इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस भाषा की शुरुआत किसी बड़े मास्टर प्लान या किसी सिलिकॉन वैली की मल्टीनेशनल कंपनी के बोर्ड रूम में नहीं हुई थी। हाँ, बात 1993-94 की है। रस्मस लेडरडॉफ नाम के एक व्यक्ति को अपना ऑनलाइन रेज्यूमे और पर्सनल वेब पेज मैनेज करना था। उन्हें बस ये देखना था कि उनके पेज पर कितने लोग आ रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने सी भाषा में कुछ बहुत ही साधारण से स्क्रिप्ट्स लिखे थे, जिसका नाम भी बहुत सीधा सा रखा था, पर्सनल होम पेज यानी पीएचपी। जरा सोचिए, ये जावास्क्रिप्ट के जन्म से भी पहले की बात है, जिसने वेब डेवलपमेंट को रातों रात आम लोगों की पहुंच में लाकर एक क्रांति ला दी थी। और यहीं से वो फायरशिप वाले वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा निकल कर आता है कि मल्टी-बिलियन डॉलर की एंटरप्राइज कंपनियां आज एक ऐसी तकनीक पर चल रही हैं जिसका मूल नाम पर्सनल होम पेज है। ये नाम सुनने में सच में ऐसा लगता है जैसे कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो। तो टेक इंडस्ट्री ने क्या किया? अपनी इस मनोवैज्ञानिक उलझन, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, उसे दूर करने के लिए इसका नाम ही बदल दिया। हाँ, इसे एक भारी भरकम टेक्निकल और सीरियस लगने वाला नाम दे दिया गया, पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जो कि एक रिकर्सिव एक्रोनिम है। मतलब फुल फॉर्म के अंदर ही पीएचपी शब्द आता है। एक छोटे से पर्सनल टूल को कॉर्पोरेट दुनिया के लायक दिखाने का ये जुगाड़ काफी मजेदार है। बिल्कुल, लेकिन नाम में क्या रखा है? असल बात तो इसका काम करने का तरीका है। ये एक सर्वर साइड डायनामिक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग भाषा है। मतलब इसका कोड सीधे यूजर के ब्राउजर पर नहीं चलता, बल्कि सर्वर पर प्रोसेस होता है और डेटाबेस से जानकारी निकालकर यूजर को एक साफ सुथरा HTML पेज भेज देता है। इसका डिजाइन इतना एक्सेसिबल था कि इसे सीधे HTML कोड के अंदर लिखा जा सकता था। बस PHP टैग्स लगाकर कुछ भी आउटपुट दिखाना हो तो बस एको लिख दो।
अमन बाइट्स वाले वीडियो में एक बात जो बहुत सही तरीके से समझाई गई है वो है इसका सेटअप। आज के दौर में जहां किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए डॉकर कंटेनर्स और भारी भरकम सेटअप चाहिए होता है, वहीं पीएचपी को चलाना आज भी मक्खन जैसा है। बस जैम्प नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जिसमें अपाचे सर्वर होता है और ये लिनक्स, मैक, विंडोज सब पर चलता है। htdocs फोल्डर में फाइल डाली, ब्राउजर में लोकल होस्ट लिखा और बूम, कोड लाइव हो जाता है। इतना आसान सेटअप ही इसे नई डेवलपर्स के बीच लोकप्रिय बनाता है। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जितनी सरल है, इसके अंदर के नियम उतने ही अजीबोगरीब और सिर घुमाने वाले हैं। अजीबोगरीब कहना शायद थोड़ा कम होगा, इसे अनोखा कह सकते हैं। ये एक वीकली टाइप्ड भाषा है जिसका सिंटैक्स पर्ल और सी से काफी प्रेरित है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका डॉलर वाला सिंबल। हर वेरिएबल का नाम हमेशा डॉलर के निशान से शुरू होता है। और यहीं पर वो केस सेंसिटिविटी वाला नियम आता है जो किसी भी नए डेवलपर का दिमाग खराब कर सकता है। मतलब अगर एक वेरिएबल छोटे अक्षरों में लैंग्वेज है और दूसरा बड़े एल के साथ लैंग्वेज है, तो सिस्टम उन्हें दो बिल्कुल अलग चीजें मानेगा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर पता चलता है कि वेरिएबल्स को छोड़कर बाकी पूरी की पूरी भाषा केस इनसेंसिटिव है। जैसे क्लास के नाम, कीवर्ड्स, इनबिल्ट फंक्शन, सब कुछ। अगर इको कमांड चलानी है तो उसे सारे कैपिटल लेटर्स में लिखें या स्मॉल में या मिला जुला कर, कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिजाइन चॉइस दरअसल इसके इवोल्यूशन का नतीजा है। ये भाषा एक साथ डिजाइन नहीं हुई थी, बल्कि जरूरत के हिसाब से इसमें चीजें जुड़ती गईं। अब जैसे इसके डेटा टाइप्स को ही देख लें, इसमें 8 प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन और एरे, ऑब्जेक्ट, रिसोर्स और नल। जहां पीएचपी असल में अपने रंग दिखाती है वो है इसका एरे सिस्टम। सी भाषा में एरे बहुत सख्त होते हैं, सिर्फ एक ही तरह का डेटा आ सकता है, लेकिन पीएचपी के एरे किसी भी नियम को नहीं मानते। इसमें एक ही एरे के अंदर टेक्स्ट, नंबर, ऑब्जेक्ट सब कुछ एक साथ रखा जा सकता है। और एसोसिएटिव एरे का तो अलग ही लेवल है। की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, लेकिन स्रोतों में एक फैक्ट पढ़कर हैरानी होती है कि इसके अंदर नल को भी एक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उसे डेटा ढूंढने की चाबी बनाया जा सकता है। ये बहुत ही कियोटिक लगता है, लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपर्स को पसंद आती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी में रिसोर्स नाम का डेटा टाइप भी बहुत दिलचस्प है। वेब डेवलपमेंट में अक्सर बाहरी दुनिया से बात करनी पड़ती है, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल खोलना या डेटाबेस से कनेक्शन बनाना। जब एफ ओपन फंक्शन से कोई फाइल खोली जाती है तो वो एक रिसोर्स बन जाता है, जिसे इस रिसोर्स फंक्शन से चेक किया जा सकता है। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी काफी सारे हैं, जैसे इफ, एल्स और स्विच। साथ ही लूप्स जैसे व्हाइल, फॉर और एरेज के लिए खास तौर पर फॉर ईच लूप। इसके अलावा वेब के लिए जो चीज इसे सबसे पावरफुल बनाती है वो है इसके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, जिन्हें सुपर ग्लोबल्स कहा जाता है, जैसे गेट, पोस्ट और कुकी। ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो पूरे ब्राउजर और सर्वर के बीच हो रहे कम्युनिकेशन की सारी जानकारी अपने अंदर समेटे रहते हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी तकनीक सिर्फ अपनी शुरुआती सफलताओं के दम पर 30 साल तक जिंदा नहीं रह सकती है। पीएचपी के साथ भी दिक्कत यही थी कि जैसे जैसे वेब बड़ा हुआ, ये भाषा बहुत धीमी पड़ने लगी थी। तब पीएचपी 7 ने एंट्री ली और परफॉर्मेंस को लगभग दोगुना कर दिया। लेकिन असली क्रांति तो वर्तमान पीएचपी 8 वर्जन के साथ आई, जिसने जस्ट इन टाइम यानी JIT कंपाइलेशन की टेक्निक पेश की। आमतौर पर पीएचपी एक इंटरप्रेटेड भाषा रही है। मतलब सर्वर कोड की एक एक लाइन पढ़ता है और उसे मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करता है। लेकिन JIT ने जो कोड बार बार इस्तेमाल हो रहा है उसे पहले से ही ट्रांसलेट करके रख लिया। इससे स्पीड में जो इजाफा हुआ, उसने इसे एकदम मॉडर्न भाषाओं की टक्कर में लाकर खड़ा कर दिया। और फेसबुक ने तो एक कदम आगे जाकर अपना खुद का कस्टम कंपाइलर ही बना लिया था, ताकि उनका कोड सीधे मशीन लैंग्वेज में बदल जाए। लेकिन भाषा का सिर्फ तेज होना काफी नहीं होता। एक अच्छे माहौल के लिए लारावेल फ्रेमवर्क की एंट्री हुई। साल 2011 में टेलर ऑटवेल ने इसे बनाया। लेख में इस बात पर गहरा जोर दिया गया है कि लारावेल ने कोडिंग की पूरी प्रक्रिया में एक एलिगेंस ला दी। लारावेल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका MVC आर्किटेक्चर है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। इसे एक शानदार रेस्टोरेंट की तरह समझा जा सकता है। मॉडल आपका किचन है जहां डेटाबेस रखा है। व्यू वो डाइनिंग एरिया है
जहां कस्टमर को खूबसूरत प्लेटिंग के साथ डिजाइन दिखता है। और कंट्रोलर वो वेटर है जो ऑर्डर लेकर किचन में जाता है और सही डिश लेकर आता है। लारावेल ने इन तीनों चीजों को इतनी सफाई से अलग कर दिया कि कई डेवलपर्स एक साथ बिना टकराव के काम कर सकते हैं। और उस किचन यानी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एलोक्वेंट ORM नाम का टूल है जो कच्चे SQL क्वेरीज लिखने के उबाऊ काम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना देता है। इसके जरिए डेटाबेस से इंसानों वाली भाषा में बात की जा सकती है। इसके अलावा एक पावरफुल टूल है आर्टिसन CLI, जिससे बार बार होने वाले काम जैसे माइग्रेशन या सीडिंग के लिए बस कमांड लाइन में एक लाइन लिखने की जरूरत होती है। सिक्योरिटी में भी लारावेल आगे है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी से बचने के टोकन्स, पासवर्ड्स की हैशिंग और इंक्रिप्शन जैसी चीजें पहले से ही इनबिल्ट मिलती हैं। फ्रंट एंड के लिए इसका ब्लीड टेम्पलेटिंग इंजन कोड को इतना साफ कर देता है कि डिजाइनर्स और बैकएंड डेवलपर्स दोनों खुश रहते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आज अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो अमूमन नई तकनीकों की तरफ ही भागा जाता है। तो इतने सारे बड़े कॉर्पोरेट्स आज भी PHP और लैरावेल से क्यों चिपके हुए हैं? इसके पीछे बिजनेस का नजरिया काम करता है। सबसे पहला कारण है एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। एंटरप्राइज अपना पैसा लगाते वक्त रिस्क नहीं लेना चाहता। उन्हें बेदाग डिजाइन से ज्यादा तेजी से काम पूरा होने की अहमियत होती है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कॉस्ट। ओपन सोर्स होने से कोई लाइसेंस फीस नहीं लगती और इसकी होस्टिंग दुनिया भर में सबसे सस्ती है। और क्योंकि ये भाषा पुरानी है, इसके अनुभवी डेवलपर्स बहुत ही सही कीमत पर आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा कारण है इसका शानदार कम्युनिटी सपोर्ट। ये इकोसिस्टम रोज नए टूल्स और सिक्योरिटी अपडेट्स जोड़ रहा है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ हो जाती है कि ये अफवाह एकदम बेसलेस है कि PHP खत्म हो गई है। अपने अटपटे सिंटैक्स के बावजूद लगातार खुद को बेहतर बनाने की जिद और लारावेल के सपोर्ट ने इसे आज भी इंटरनेट की एक बेहद मजबूत रीढ़ बनाए रखा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। सोचकर देखिए, अगर 90 के दशक में सिर्फ एक इंसान के ऑनलाइन रेज्यूमे को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई एक छोटी सी स्क्रिप्ट दुनिया के 80% इंटरनेट को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो आज हम ऐसे कौन से नए और छोटे टूल्स को महज एक खिलौना समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या पता आज का कोई मामूली सा प्रोजेक्ट कल के भविष्य के इंटरनेट की बुनियाद बन जाए। क्या तकनीक की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियां सच में सबसे साधारण शुरुआत से ही जन्म लेती हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए।